नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ये बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज। सी दिस रूल 12, स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। क्या मतलब है, देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव द राइट, क्या क्या शब्द है ये, क्या क्या शब्द है ये, द स्टेट गवर्नमेंट, हु स्टेट गवर्नमेंट क्या, शैल हैव द राइट, कौन सा राइट, टू अप्लाई, किसको, टू द कोर्ट, वो फॉर व्हाट, टू मेक ऑर्डर, किसके लिए, फॉर पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस के लिए, अंडर रूल 10, 11, 11A। आप जानते हैं 10, 11, 11A में रिकवरी कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है कोर्ट फीस की, कॉस्ट की। समझ में आई नहीं आपके बात? इसकी रिकवरी के लिए कोर्ट के, स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है को एट एनी टाइम, किसी भी समय कोर्ट केस में अप्लाई कर सकती है। तो बेसिकली यू विल सी दैट स्टेट गवर्नमेंट हैव द राइट टू रिकवर द कोर्ट फीस। यहाँ पे राइट दे दिया गया है। रूल 12 गिव्स द राइट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू रिकवर द कोर्ट फीस। ठीक, नाउ कम टू 13, एंड फॉर दैट पर्पज स्टेट गवर्नमेंट टू बी डीम्ड ए पार्टी माना जाएगा। फिक्शन आ गया फिर, देखिए, स्टेट गवर्नमेंट टू बी डीम्ड ए पार्टी। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर मैं 12 और 13 को दोनों को एक साथ समझाऊंगा आपको। बहुत मुश्किल नहीं है ये। ऑल मैटर्स अराइजिंग बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, एक बात, स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी पार्टी टू द सूट अंडर रूल 10, 11, 11A और रूल 12। आप जानते हैं दीज आर डीलिंग विद द कॉस्ट। कौन से मैटर्स हो गए, कॉस्ट, स्टेट गवर्नमेंट एंड बिटवीन एनी पार्टी shall be deemed to be questions arising between the party to the suit। इसको आप अगर ऐसे समझ लें, इस स्लाइड का मतलब, इसको भी याद कर लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। दिस इज राइट ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज राइट टू रिकवर्ड कोर्ट फीस एंड फॉर दैट पर्पज इट इज डीम्ड टू बी ए पार्टी टू द सूट। रूल 13 ये कहता है। रूल 12 देता है राइट, रूल 13 कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी डीम्ड टू बी द पार्टी टू द सूट। अब मैं इसको समझाता हूं, मैंने आपको पढ़वाया है आपको एक बार ये, अब मैं समझाऊंगा इसको। देखिए है क्या, आपने देखा रूल 10 हो, 11 हो, 11A हो। कौन कौन से रूल, रूल 10, 11, 11A। रूल 10 क्या था, व्हेन प्लेंटिफ सक्सीड्स, 11 व्हेन प्लेंटिफ सूट फेल्स, परमिशन विड्रॉन, सूट विड्रॉल और सूट डिसमिस्ड, देन कोर्ट शैल ऑर्डर। आपको पता है कोर्ट शैल ऑर्डर टू रिकवर दी
फ्रॉम दी प्लेंटिफ और को प्लेंटिफ, वहां भी रिकवरी करनी है स्टेट गवर्नमेंट को। या फिर 11A में है फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द प्लेंटिफ व्हेन द सूट अवेट्स ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ। सही है, तो 11A 11A में रिकवरी होनी है कोर्ट फीस की, है ना, बस समझ आ गई। तो 11A में नाउ 12 कहता है कि टू रिकवर दैट अमाउंट कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव राइट टू दैट, इस राज्य सरकार का यह अधिकार होगा कि वो उसे रिकवर कर पाए, और उस पर्पज से फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी माना जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो पार्टी टू द सूट। आप इसकी टेक्निकल लैंग्वेज मत जाइए, वो आपके काम की भी नहीं है। इतना याद रखिए कि फॉर द पर्पज ऑफ द रिकवरी ऑफ द कोर्ट फीस स्टेट गवर्नमेंट शैल बी डीम्ड टू ए पार्टी। और मैं कई बार समझा चुका, डीम्ड का मतलब क्या होता है, लीगल फिक्शन के द्वारा उसको माना जाता है, पार्टी है नहीं वो, लेकिन ऑल फॉर दैट पर्पज, उसी पर्पज के लिए, उसी उद्देश्य के लिए, उद्देश्य क्या, रिकवरी ऑफ द कोर्ट फीस, कोर्ट फीस की रिकवरी के उद्देश्य पर्पज से उसको पार्टी माना जाएगा। रूल 13 रूल 12 में अधिकार है इसका। क्यों, जब क्या कह रहे हो, दिस इज क्या लैंग्वेज देखिए, स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव द राइट टू अप्लाई फॉर द टू मेक एन ऑर्डर, कि कोर्ट से ऑर्डर के लिए कि जनाब, न्यायालय से कहा जाएंगे जनाब आप ये ऑर्डर कर दीजिए हमारे फेवर में, फिर हम रिकवर करते हैं इनसे। तो स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव द राइट टू मेक एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस। समझ में आ गई। तो 12 इज डीलिंग विद द राइट ऑफ द गवर्नमेंट एंड 13 इज डीलिंग विद व्हाट, दैट इट शैल बी द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी डीम्ड टू बी ए पार्टी टू द सूट, उसको पार्टी माना जाए। अब आ जाइए 14 पे, वेरी सिंपल, प्लीज सी द स्लाइड। Recovery of the amount of court fees when an order is made under rule 10 11A and no you know it very well, याद ही हो गए आपको, I am sure. The court shall forthwith cause a copy of the decree or order to be forwarded to the collector and collector साहब क्या बन गए, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन गए यहां पर ये। The court shall forthwith, कोर्ट तत्काल cause a copy of the decree or order to be forwarded to the collector when an order is made under rule 10 11A, जब न्यायालय रूल 10 11 या 11A के अंतर्गत कोई आदेश पारित करेगा, तब ऐसे आदेश की कॉपी या डिक्री की कॉपी किसको फॉरवर्ड होगी, दैट शैल बी फॉरवर्डेड टू दी कलेक्टर। और कैसे, फोर्थविद, तत्काल, तत्काल समय, तत्समय उसकी ऑर्डर की कॉपी, डिक्री की कॉपी किसको फॉरवर्ड होगी, कलेक्टर को फॉरवर्ड होगी। और यही आपका क्वेश्चन है प्रीलिम्स का कि किसको फॉरवर्ड होती है, कलेक्टर को होती है। आगे पढ़िए। तो टू बी फॉरवर्डेड टू द कलेक्टर, वो क्या करेंगे, हु मे रिकवर द अमाउंट ऑफ कोर्ट फी एज इफ इट वर द एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू, जैसे कि ये लैंड रिवेन्यू की रिकवरी करते हैं उसी प्रकार से इस कोर्ट फी को रिकवर करेंगे, लेकिन कैसा, विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी। इसका मतलब क्या, तो प्लीज सी दिस साइड, ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि नाउ 10 11 11A में क्या बात थी कि रिकवरी ऑफ द कोर्ट फीस होनी थी, और किसके पास राइट था, स्टेट गवर्नमेंट का था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को मोड क्या अपनाया जाएगा, मोड ऑफ द रिकवरी क्या होगा, मोड ऑफ द रिकवरी ये होगा, द कोर्ट विल सेंड द कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द कलेक्टर, कलेक्टर साहब, कलेक्टर विल रिकवर दिस अमाउंट। और कैसे करेंगे, मोड ऑफ रिकवरी कैसे होगा, प्लीज सी दिस स्लाइड अगेन, इस साइड इस वर्ड को देखिए, एज if it were an area of land revenue, as if it were an area of land revenue, see this, कलेक्टर इसको ऐसे रिकवर करेंगे जैसे कि वो लैंड रिवेन्यू को रिकवर करते हैं। एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू को रिकवर करने का जो प्रोसेस अपनाया जाता है, सेम प्रोसेस विल बी अप्लाइड इन केस ऑफ रिकवरिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस। तो दिस इज नाउ क्वेश्चन यहां पर है कि वेदर ही इज बाउंड बाय दैट प्रोसेस ओनली, क्या जो कलेक्टर साहब हैं केवल उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो लैंड रिवेन्यू का प्रोसेस है, नहीं, उसके लिए क्या लाइन दी हुई देखिए, प्लीज सी दिस, विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी, समझे आप, विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी, समझे आप।
तो कलेक्टर साहब चाहे तो कई और मोड ऑफ रिकवरी भी अपना सकते हैं, अदरवाइज इन जनरल ही विल हैव टू अडॉप्ट द मोड ऑफ रिकवरी एज इन केस ऑफ एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो यहां तक ये बात समझ में आई। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा चुका, आपको 16 पढ़ाया पहले आपको ने। 16 वाज डीलिंग विद द कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द सूट में किस किसको माना जाए, कॉस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, कॉस्ट ऑफ द इंक्वायरी। नंबर 2 फिर कहां पर आ गए हम, 10 में आ गए। 10 में क्या आया कि when the plaintiff succeeds then recovery will be recovery of the court fees can be from the person as ordered in the decree। फिर हम आए 11 में। 11 में क्या था, when the suit fails, when the permission granted is withdrawn, when the suit is withdrawn, when the suit is dismissed। चारों बातों में उसमें क्या था, कोर्ट शैल ऑर्डर क्या, कहां किससे रिकवरी होनी थी, किस उससे होनी थी, हाँ प्लेंटिफ और को प्लेंटिफ से, ठीक है। और 11A में क्या था, व्हेन द सूट अवेट्स देन इन दैट केस फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड प्लेंटिफ, यहां से रिकवरी भी स्टेट गवर्नमेंट रिकवर कर रही है। और अब आगे क्या आया 12 और 13 में। 12, 13 these two rules are dealing with the government। 12 gives the right to the government to recover it and 13 gives the status as a party to the suit for that purpose only। The state government shall be deemed to be the party in this case only for the purpose of the recovery of the court fees। And now 14 says recovery, mode of recovery की बात करते हैं। In that case what is said कि said order will be sent to the collector and collector shall recover the amount as if it were the area of land। Also he may adopt other mode of recovery as well। ये था अब तक का लबो लवाब 16, 10, 11, 11A, 12, 13, 14। 7 रूल्स आर ओवर राइट नाउ। नाउ एक दो इश्यू और बचे हुए, क्या है, अपील का है। प्लीज रीड स्लाइड। An order rejecting an application to sue as an indigent person is appealable। कहां पर, ऑर्डर 43 में रूल 1 क्लॉज NA। इसे पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कहां से आएगा, देखिए कौन सा ऑर्डर है, एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। समझिए यहां से क्वेश्चन आता है कि जो आपकी ऑर्डर 5 था, सॉरी रूल 5 था, रूल 5 का जो रिजेक्शन है, जो ऑर्डर पास होगा, वेदर दैट इज अपीलेबल और नॉट, एंड यू नो एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। तो दिस ऑर्डर इज स्पेसिफिकली अपीलेबल, ऑर्डर 43 रूल 1 NA में। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि वेदर दिस ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन इज अपीलेबल और नॉट। आंसर इज यस, दिया हुआ यहां पर ये। एंड देन कम्स अपील बाय इंडिजेंट पर्संस। व्हाट अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, अभी तक हमारा ऑर्डर हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डर 33 पढ़ रहे थे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपील फाइल करनी हो एज एन इंडिजेंट पर्सन, तो फिर वो कौन से ऑर्डर में जाएगा, ही विल गो अंडर ऑर्डर 44। दिस इज द केस ऑफ अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, देन ही विल हैव टू फॉलो द ऑर्डर 44। लेकिन प्रोसीजर वही है जो कि प्रोसीजर वही है जो कि आपका ऑर्डर 33 में है। प्लीज सी दिस। An indigent person may apply to allow him to appeal as an indigent person। The necessary inquiry as prescribed in order 33 will be made before granting or refusing the prayer। वही इंक्वायरी जो 33 में थी, ठीक है। But where the appellant was allowed to sue as an indigent person in the trial court, no fresh inquiry will be necessary if he files an affidavit that he continues to be an indigent person। तो दिस इज मैं समझाता हूं आपको, पढ़वा दिया मैंने आपको, एक बार समझ लीजिए इसमें आप इस तरीके से। फिर अपील जो फाइल करेंगे आप, प्रोसीजर कहां पे मिलेगा आपको, ऑर्डर 44 में हो गए, तो पढ़ लिया आप लोगों ने। तो सेम इंक्वायरी जो कि हमने देखा था ऑर्डर 33 में, कहां पे थी वो, 1A में थी, 4 में थी, है ना, 6, 7 में थी, सारी इंक्वायरी पढ़ी नहीं पढ़ी हम लोगों ने। तो वो सारी इंक्वायरीज को जैसे जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वही 44 में अपील के लिए भी अपनाया जाएगा, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने वो पहले इंक्वायरी उसकी हो चुकी है और सूट ही फाइल्ड द सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन एंड नाउ ही इज विलिंग टू फाइल द अपील एज एन, देन
नो फ्रेश इंक्वायरीज रिक्वायर्ड एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है कि क्या अपील के लिए फ्रेश इंक्वायरी होगी? नो, जस्ट ही विल हैव टू फाइल एन एफिडेविट कि नाउ ही स्टिल इज इंडिजेंट पर्सन एंड दैट इज व्हाट ऑर्डर 44। तो दिस इज द कंप्लीट लेक्चर ऑन ऑर्डर 33 रेड विद ऑर्डर 44 एज वेल। तो 2 ऑर्डर कंप्लीट हो गए। तो ये हमने आप पढ़ा, इसको आप देख लीजिए एक बार, प्लीज सी द स्लाइड। हु इज इंडिजेंट हम लोगों ने पढ़ा था रूल 1 में, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था, ठीक है। फॉर्म एंड प्रेजेंटेशन हमने देखा था रूल 2 एंड 3 में। एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेंट वाज इन रूल 4, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन वाज इन रूल 5, ठीक है। देन देयर वाज इंक्वायरी 1, 4, 6, 7 हमने एक साथ पढ़े थे, ठीक। एंड व्हेन परमिशन वाज ग्रांटेड 8, 9A, 18, 17 में डिफेंडेंट था। रूल 9A और 18 में हमने देखा था क्या था, लीगल एड का था। 18 में था फ्री लीगल एड, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान होगा आप लोगों को। और व्हेन परमिशन नॉट ग्रांटेड रूल 15A, देन वी रेड विड्रॉल एंड देन वी रेड दी 7 रूल्स 16, 10, 11, 11A, 12, 13, 14 regarding with the cost. So it is all about the rule 33 and 34 and let's see few questions. A person is an indigent person within the meaning of order 33 rule 1 if he is not possessed of sufficient means to pay the fee payable on the plaintiff. आपको ध्यान होगा हमने किया था। ए पर्सन यानी कि इंडिजेंट पर्सन कब माना जाएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। When he has no sufficient means to pay the fee payable on the plaintiff, सही है, ये कर लिया हम लोगों ने। दूसरा क्वेश्चन, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कोड एन इंडिजेंट कैन फाइल ए सूट, ऑर्डर 33 रूल 1। नेक्स्ट, in connection with a suit by an indigent person, the suit is deemed to be instituted on the date when the application for leave to sue as proper is made। ये मैं कई बार समझा चुका और ये कई बार यही आएगा, इसको समझ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए इसको मेरे साथ। in connection with a suit by an indigent person, यानी कि indigent suit की बात कर रहे हैं। The suit is deemed to be instituted on date, कौन सी डेट को माना जाएगा कि कौन सी डेट से सूट इंस्टीट्यूट हो गया था, तो कौन सी डेट होती है, when the application for leave to sue as proper is made, जिस दिन आपने एप्लीकेशन को मूव किया था। और ये लीजिए ऐसे ही फिर in connection with a suit by indigent person, the suit is deemed to be instituted on the date when the application for leave to sue as proper is made। रिपीटेड क्वेश्चन है, अब समझ लीजिए। बस ये इस बात के साथ ही मैं खत्म करूंगा। और अगर मुझे पेपर आउट करना हो तो ये जो स्लाइड पे क्वेश्चन है इसको याद कर लीजिएगा कि किस डेट से सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाता है। जो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेम रहेंगी, उसी डेट से माना जाता है। रिपीटेडली समझा चुका कई बार। तो दैट्स ऑल फॉर द ऑर्डर 33 एंड ऑल्सो ऑर्डर 44 कर लेंगे आप लोग। अभी अब आप लोगों ने करना क्या है, प्रीलिम्स से क्वेश्चन मैंने आपको सब बताया। आपको आई हैव टोल्ड ऑल द प्रीलिम्स क्वेश्चंस, पॉसिबल प्रीलिम्स क्वेश्चंस, एंड इसके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक फॉर द पर्पज ऑफ मेंस। मैंने 18 के 18 रूल्स को बहुत टेक्निकली डिटेल में मैक्सिमम डेप्थ में जाके इसको डील किया है इसमें। डोंट रश आफ्टर केस लॉज। अगर आपको फिर भी जरूरत है तो अपने लेवल पर टेक्स्ट बुक पढ़ा कर कहीं से ढूंढ के 1-2 केस कहीं ना कहीं जबरदस्ती चिपका दीजिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। इस टॉपिक से प्रीलिम्स में क्वेश्चन केस बेस्ड नहीं पूछेगा आपसे, वो 99.99% केस बेस्ड प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। मेंस में जो आएगा इतना ऑलरेडी इतनी थ्योरी है इसमें लिखने के लिए कि आपको कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, ना आपका टाइम है उतना, एग्जाम में इतना टाइम होगा कि आप कब भी लिख पाए। इन सब रूल्स को भी एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है क्या मेंस में आपको सारे रूल्स एज इट इज लिखने? नो, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, क्रक्स पता होना चाहिए, रूल नंबर पता होना चाहिए। और मैंने इतनी बार कराया, रूल याद भी होंगे आपको। तो उस रूल में क्या क्या लिखा है उस प्रोसेस को आप समझाते चले जाइए। बस ये यू नीड नॉट टू इनकॉर्पोरेट एग्जैक्ट वर्ड्स। हाँ, कहां पर विड्रॉल ऑफ द, उसमें जहां वहां पर पॉइंट्स को आप नहीं छोड़ सकते हैं। अब उसमें भी क्या है, देखिए अगर पूरा क्वेश्चन आया है तो आपको सारी चीज लिखने की नहीं है। अदरवाइज आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस परमिशन में बी विड्रॉन अंडर रूल 9 और कॉमा करके
इफ हिज कंडक्ट इज दिस करके कॉमा करके, तो पूरा 1 2 3 डिटेल में नहीं, ये आपको डिपेंड करता है कि वो किसने नंबर का क्वेश्चन है उस पे सब करेगा। तो ये आर्ट ऑफ राइटिंग की पर्पज से आपको देखना पड़ेगा उसमें कि कितने वर्ड्स में पूछा है, शॉर्ट नोट में पूछ लिया, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, या उन्होंने एक क्वेश्चन को ब्रेक करके पूछा है, मतलब कई सब पार्ट्स बना दिए हैं उसके वो। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बट आपको पॉइंट सारे याद होने चाहिए। जब आपको सारे पॉइंट्स याद होंगे तो ऑटोमेटिकली लिख भी पाएंगे इसमें। तो विद ऑल दीज वर्ड्स, ऑल दीज गाइडेंस फॉर दिस ऑर्डर, आई कंप्लीट दिस चैप्टर फ्रॉम माई लेवल। एंड नाउ आपको नोट्स के लेवल पर आपको दे दिए गए हैं, नोट्स मिल गए हैं आपको मेन से क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से देख लेने चाहिए, अदरवाइज हम भी आपको एक लिस्ट दे देंगे मेन से, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं। तो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग, एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है? ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।